नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। यूपी में आज कई खबरें हैं, फिर चाहे राजनीति की हो, क्राइम की हो, इन्वेस्टिगेशन की हो। इन सारी खबरों के बीच में जो एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है वो वोटर लिस्ट को लेकर पूरी कहानी है। शुरुआत हम आज उसी खबर से करने जा रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर कल परसों से लगातार से जो समाजवादी पार्टी एफिडेविट्स शेयर कर रही है, रिसीविंग इलेक्शन कमीशन की जो ऑनलाइन उनको मिली है वो शेयर कर रही है। इस कहानी को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा था या उठ रहा है कि भाई चुनाव आयोग में कंप्लेन करने का तो एक समय निर्धारित होता है। अगर आपने उस समय में कंप्लेन नहीं की तो फिर तो आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो कंप्लेन है वो मान्य ही नहीं होगी। और अगर आप महीना देखें तो समाजवादी पार्टी ने कंप्लेन की है तो वो महीना लगता है अक्टूबर का, यानी कि 2022 के अगर मार्च में नतीजे आए तो अक्टूबर होते होते लगभग 3 महीने से तो ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में जो टाइम पीरियड का फ्रेम इलेक्शन कमीशन का है, सपोज करें अगर 1 महीना 2 महीना, तो उसको तो क्रॉस कर दिया गया। तो यहाँ पर तो वो प्रूफ मान्य नहीं होंगे। अब फिर चाहे एफिडेविट दें या सारी चीज़ें दें। इन सारे सवालों के साथ सब समाजवादी पार्टी से सवाल किया गया तो समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि भाई हमने कोई इन्वेस्टिगेशन खुद से नहीं की, यानी कि हमने कोई खुद से सारी चीज़ें नहीं रखी, हमसे तो मांगी गई थी। फिर पूछा गया क्या मांगा गया था, तब वो कहानी दोहराई। 2022 में अगर आपको याद होगा कि राज्य कार्यकारिणी का एक कार्यक्रम था, अखिलेश यादव ने वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को लेकर कई टिप्पणियाँ की थी। अखिलेश यादव को इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर में फिर एक नोटिस दिया था और ये कहा था कि जो आप आरोप हम पर लगा रहे हैं उसको साक्ष्य और शपथ पत्रों के साथ प्रूफ करिए। अब सपा के नेता ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दिया है, नोटिस में हमको 45 दिन का समय मिला था, 45 दिन में हमने सारे प्रूफ के साथ दिया। पार्लियामेंट में भी अखिलेश ने कल कहा कि हमारे पास जितना समय था उसमें हम 18,000 एफिडेविट ही बना सकते थे उतने कम समय में, क्योंकि 45 दिन के अंदर हमको पूरा हैंडओवर करना था। सारे लोगों की डिटेल्स, किनको मृत दिखाया गया, किनके वोट कट गए, वो सब लिस्ट लगा के संलग्न करके शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट के साथ हमने इलेक्शन कमीशन को मेल भी कर दिया है, कुरियर भी कर दिया है, रिसीविंग भी प्राप्त हो गई है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। तो समाजवादी पार्टी, इसके दो चीज़ें हैं। एक तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर राहुल गांधी के सपोर्ट में खुलकर आ गई है कि भाई आप राहुल गांधी से कह रहे हैं आपने एफिडेविट बिना दिए आरोप लगा दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो एफिडेविट लगाए थे 2022 के चुनाव के बाद उसका जवाब आखिर इलेक्शन कमीशन कब देगा। ये अपने आप में एक बड़े आरोप हैं। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी के इस आरोप का जवाब इलेक्शन कमीशन क्या देता है। हालांकि जो सूत्र इलेक्शन कमीशन के हैं वो ये लगातार कहते हैं कि जब साइन सारे बीएलए वहाँ कर लेते हैं जो दोनों ही पार्टीज के होते हैं, उसके बाद आरोप क्यों लगते हैं। चाहे वो आरोप सपा की तरफ से लगे, कांग्रेस की तरफ लगे, बीजेपी की तरफ से लगे। भाई यूपी सरकार में मंत्री असीम मरूल ने भी कह दिया कन्नौज में वोट काटे गए। तो लगभग तीनों ही दल कुल मिलाकर इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं। पर मुख्यतः अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और यहाँ यूपी लेवल पर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। देखना यह है कि इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन का बयान क्या आता है। अगली खबर हमारी फतेहपुर से जुड़ी हुई है। फतेहपुर का विवाद हुआ, तमाम चीज़ें हुई, मकबरे को लेकर वहाँ पर मज़ार भी तोड़ी गई, तमाम और पत्थरबाजी हुई, तस्वीरें आपने सारी देखी हैं। अब इस मामले में एक खबर छपी है अखबार में और ये कह रही है कि फतेहपुर में हुए बवाल के पीछे हिंदू संगठनों और राजनेताओं का गठजोड़ था। धार्मिक स्थल विवाद पर डीजीपी को सौंपी गई मकबरे पर उपद्रव की रिपोर्ट। 2.5 महीने पहले भी आई थी चेतावनी, नज़रअंदाज की गई। ज़मीन के मालिक ने किया 753 गाटा में मंदिर दर्ज होने का दावा। तो ये जो दावे हैं वो भी चल रहे हैं। आई क्योंकि खबर पढ़ी है, जल्दी से खबर को थोड़ा सा गहराई से पढ़ लेते हैं। फतेहपुर में मकबरे पर हुए बवाल की रिपोर्ट डीजीपी मुख्यालय को सौंप दी गई है, यानी कि जो पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने निर्देश दिया था उसको डीजीपी मुख्यालय, डीजीपी कार्यालय में सौंप दिया गया है। इसका परीक्षण होने के बाद रिपोर्ट गृह विभाग को दी जाएगी, जिसके बाद दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में हिंदूवादी संगठनों, स्थानीय नेताओं की भूमिका होने के साथ प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की लापरवाही का जिक्र। देखिए, लापरवाही तो है, जो एक दिन पहले कूच का उन्होंने ऐलान कर दिया था तो उनको तो बढ़ना ही था। अब जब बढ़ रहे थे तो वहाँ पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस उनका रूट डाइवर्ट नहीं कर सकती थी या समझा बुझा नहीं सकती थी? या एक मान लीजिए अगर मकबरा यहाँ पर थोड़ा सा करीब आकर वहाँ नहीं रोका जा सकता था? तो इंटेलिजेंस तो छोड़िए, लोकल पुलिस का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि जब खुले तौर पर संगठन एक ऐलान कर रहा है कि भाई हम कूच करने जा रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे वहाँ पर, तब आप क्यों नहीं रोक पाए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बवाल भांपने में भी नाकाम रहा पुलिस प्रशासन। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन के भी लोगों के नाम लिखे हैं जिनकी इसमें गलती बताई गई। तो वहीं
जो हिंदू संगठन है उनका एक पक्ष भी सामने आया है। धार्मिक स्थल विवाद प्रकरण में वर्ष 2012 के पहले तक 753 गाटा संख्या में ठाकुर जी विराजमान मंदिर दर्ज हैं। पुराने अभिलेखों में मकबरे का कोई उल्लेख नहीं है। ये दावा किसने किया? ये दावा कलेक्ट्रेट पहुंचे खुद को उक्त जमीन का मालिक बताने वाले कानपुर नवीन नगर निवासी विजय प्रताप सिंह ने किया है। उन्होंने डीएम से मिलकर उन्हें जमीन संबंधी कुछ कागज भी सौंपे हैं। अब देखना है ये जो मामला है ये क्या मोड़ लेता है, क्योंकि फिलहाल ये विवाद अभी थमता हुआ दिखाई फिलहाल नहीं पड़ता है। अगली खबर जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर है, जहां उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है अपराधियों को। एक बार फिर अपने ही अंदाज में कहा है, पहले सालों लगते थे, अब 48 आवर्स में पकड़े जाते हैं अपराधी, यानी कि 2 दिन में अपराधी पकड़ लिए जाते हैं, पहले सालों लग जाते थे। मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। तो कुल मिलाकर जो पुरानी सरकारें रही हैं उन पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का निशाना साफ यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अब अगली खबर जो है वो है ओम प्रकाश राजभर, जो की सरकार में मंत्री हैं, उनको लेकर है। हेडलाइन क्या लिखी है, आइए पहले आपको हेडलाइन दिखा देते हैं। आइए एक बार ज़रा इसको दिखाएंगे। यहाँ पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में राजभर का सरेंडर, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचे, जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। तो जमानत अर्जी जो है वो कुल मिलाकर राजभर की मंजूर हो गई है। क्या मामला है ओम प्रकाश राजभर का, आइए जल्दी से समझ लेते हैं। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कल कैबिनेट मंत्री राजभर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। कोर्ट परिसर में ही वो कुछ देर न्यायिक अभिरक्षा में रहे। इसके बाद 20,000 के 2 जमानतदारों की जमानत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिहा करने का आदेश जारी किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हलदतपुर थाने में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री राजभर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि रतनपुर बाजार में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द कह दिए थे। तो ये कुछ प्रमुख खबरें यूपी की हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर जो हमने आपको यूपी तक तो भी कल दिखाई, वो है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। कल शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर पूरा घेराव होता है, सैकड़ों बच्चे पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि सरकार दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है। हालांकि सरकार का इस पूरे मामला पे कहना है कि भाई मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये सब प्लान्ड है, आप किसी और को बैक कर रहे हैं या सरकारी वकील पहुंचते नहीं हैं, जानबूझकर मामले में देरी की जा रही है। कौन सही है कौन गलत है वो तो खैर कोर्ट तय करेगा, उसका काम है। लेकिन शायद भरी दोपहरी में शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर अगर अलग अलग जिलों से आ रहे बच्चे, महिलाएं जिनके साथ उनके 1 साल के बच्चे हैं, कुछ का आरोप ये भी है कि जब भर्ती निकली तो बच्चा पेट में था और जब भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है बच्चा 4 से 5 साल का हो गया है। ये आरोप काफ़ी गंभीर भी हैं, गमगीन भी हैं और सवाल भी उठाते हैं। किसी भी छोर से अगर देरी हो रही है तो शायद इसमें बहुत जल्दी ही कोई एक निर्णय लेने की ज़रूरत है, जिससे कि चलिए अगर सब डिज़र्व नहीं करते हैं, जितने डिज़र्व करते हैं उन्हें कम से कम नौकरी मिले, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने इस तरह से मंत्री आवास के बाहर आकर ना बैठना पड़े, जिसका खात्मा होता है बस में भरकर इको गार्डन ले जाकर, जहाँ जिसको ये अभ्यर्थी कहते हैं। हमारे लिए एक अघोषित जेल है। खबर के साथ हम इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे। ये खबर भी काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव है। इस खबर को यूपी तक जो है उठाने जा रहा है। ये खबर एक पत्र को लेकर है। ये पत्र तो 10 जून 2025 का है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि आप और हम हर कोई अस्पताल जाता है और सरकार यानी डॉक्टर्स जो हैं, सरकारी डॉक्टर्स जो हैं दवाइयाँ लिखते हैं तो हम काउंटर्स में खड़े होकर दवाइयाँ लेते हैं। भरोसा होता है कि भाई फ्री की दवाई है भले, लेकिन सरकार दे रही है, सही हो जाएंगे। सरकार की जांच में ये सामने आया है कि 51 मेडिसिन जो हैं, दवाइयाँ जो हैं, वो सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं, यानी कि उनका जो औषधियाँ हैं वो सही नहीं पाई गई हैं, मापदंडों पर खरी नहीं उतरी हैं। क्या लेटर है आपको पहले हम लेटर दिखाएंगे। इस लेटर को देखिए और खुद समझिए किसने किसको लिखा है और क्या जाँच है। ये पत्र है, आप अगर देखें प्रेषक कौन है, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ। किसको लिखा गया है, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को। अब क्या कहा गया पत्र में, जल्दी से देखते हैं। विषय क्या है, राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों के लिए औषधि नमूने जांच में सब स्टैंडर्ड आदि होने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई हेतु है। यानी कि कुल मिलाकर ये सारे चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पूरी लिस्ट दी गई है 51 सब स्टैंडर्ड मेडिसिन की। मेडिसिन का क्या नाम है आइए दिखाते हैं आपको। ये
रिजल्ट है, ये सर्टिफिकेशन नंबर है, ईयर है, मेमोरेंडम नंबर है, डिस्ट्रिक्ट है, डेट है, नेम ऑफ सैंपल सपोज ये है, ये मेडिसिन है, जिंक सल्फेट मेडिसिन है। तो ये सारी डिटेल्स के साथ मेडिसिन के नाम, कहाँ से ली गई, कब ली गई, कहाँ सपोज ये कानपुर नगर की है, महोबा की है, तो ये सारी डिटेलिंग दी गई है। 51 सब स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं जो कुल मिलाकर यहाँ से ली गई हैं। हालांकि अब एक अच्छी बात ये भी है कि ये जब कार्रवाई हुई है उसके बाद एक्शन भी गवर्नमेंट ने लिया है। जो प्रमुख सचिव विभाग के वो ये कहते हैं कि UPMSCL हैज़ टेकन एक्शन इन ईच ऑफ द केसेस इंक्लूडिंग पेनाल्टी, विथड्रॉन ऑफ स्टॉक्स, शो कॉज नोटिस टू सप्लायर्स एक्सेट्रा। तो खैर अच्छी खबर ये है कि समय रहते सरकार ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने आदेश दिया और उसके बाद सप्लायर्स को नोटिस चला गया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर 51 सब स्टैंडर्ड मेडिसिन हमारी वो निकलती जो बेसिक मेडिसिन हैं, शायद ऐसी मेडिसिन कुछ हैं जिसमें जान हानि का भी खतरा हो सकता है, तो एक बड़ा सवाल है। पहल अच्छी सरकार की है कि जांच कराई, शायद ऐसी जांचें लगातार बार बार होनी चाहिए जिससे कि जो पब्लिक है जो भरोसा कर सरकारी अस्पतालों में जा रही है उनका नुकसान ना हो। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।